नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत कर रहा हूँ मैं आपका इस के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे इतिहास की। और सबसे पहले अगर हम इतिहास में ही बात करें तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअल में प्राचीन इतिहास की। और हम प्राचीन इतिहास में आज देखेंगे हड़प्पन सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम जानेंगे। हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किस तरह से हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो विचारधाराएं हैं वो क्या हैं, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति है, किस तरीके से इसका पतन हुआ और किस तरीके की सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी और किसकी क्या खासियत थी, इसका भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से था। इन सभी प्रश्नों के हम उत्तर आज जानने का प्रयास करेंगे। तो देर न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है प्राचीन इतिहास से। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता आज का हमारा टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम आज इसको शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या करेंगे, उसके बाद हम जिससे हमें आइडिया रहे कि हमको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और हमारा क्या क्या टॉपिक होता जा रहा है उसको हम पता करते चले जाएं। तो हम इसके सबसे पहले हम इसके देखेंगे इसकी खोज के विषय में, किस तरीके से इस सभ्यता के बारे में जाना गया, किस तरह से इस सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, इस सिविलाइजेशन की खोज किस तरीके से की गई। ठीक है, और उसके अलावा हम साथ में और देखेंगे हम क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये किस समय की सिविलाइजेशन है, यहाँ पे ये इंडस वैली के टाइम की है, किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या क्या इसके सोर्सेस हैं, उन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसका नामकरण देखेंगे, किस तरीके से इस सभ्यता को नाम दिया गया है, क्यों इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्यों हड़प्पन सभ्यता कहा गया, क्यों कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे। भौगोलिक विस्तार देखेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये इसका फैलाव था, किस तरीके से इसका विस्तार था, ज्योग्राफिकली कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये सभ्यता कहाँ कहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ का जो नगर नियोजन था वो किस तरीके का था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था, जो टाउन प्लानिंग थी वो किस तरीके की थी, टाउन प्लानिंग के बारे में हम जानेंगे। साथ में हम टाउन प्लानिंग की कुछ फीचर्स स्पेशल जानेंगे, जो हमारे कुछ फीचर्स होंगे, विशेषताएं होंगी, उनको हम देखेंगे। उनको देखने के बाद हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख टाउन थे, जो प्रमुख नगर थे, उनके बारे में हम देखेंगे। और ये सब करने के बाद में हम वहाँ के लोगों के बारे में आएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, आर्थिक परिस्थिति क्या थी, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी। इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और सबसे बाद में हम फिर देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ और इस पतन का अर्थ क्या है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से ख़त्म हो गई या फिर कुछ और था। और इनसे संबंधित जो कारण बताए जाते हैं उन कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेस की, स्रोत की। सबसे पहले हम स्रोत की बात करते हैं, सोर्सेस की। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें कि इसका पता हमको कैसे चलता है, तो हम बात करें अगर, तो हमने जब पिछला अपना पार्ट देखा था तो हमने देखा था कि हिस्ट्री के दो सोर्सेज होते हैं। हिस्ट्री के दो सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? एक होता है पुरातात्विक, ठीक है,
एक है पुरातात्विक और दूसरा क्या है, साहित्यिक। पुरातात्विक और साहित्यिक, ठीक, ये दो सोर्सेस होते हैं। अब इन्हीं दोनों सोर्सेस के आधार पर हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने अलग अलग कालखंड बनाए हैं। क्या बनाए हैं? अलग अलग कालखंड बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? क्योंकि कुछ कालखंड में क्या होता है कि हमको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कुछ कालखंडों में हमको सिर्फ पुरातात्विक काल साक्ष्य प्राप्त होते हैं और कुछ कालखंडों में हमको साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुछ कालखंडों में हमको साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया। और कुछ में क्या होता है, दोनों प्राप्त होते हैं। कुछ में दोनों प्राप्त होते हैं। तो इनके सभी पैरामीटर्स वगैरह हैं कि अगर दोनों प्राप्त होते हैं तो भी उसमें कुछ कंडीशंस वगैरह आती हैं। तो इन सभी के ऊपर में हिस्टोरियंस ने इस कालखंड का विभाजन किया है। और ये किस तरीके से उन्होंने डाला है, एक प्री हिस्टोरियन पीरियड, ठीक है, इस तरीके से प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्री, प्रो और हिस्टोरियन पीरियड। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक से पहले प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस तरीके से हिस्टोरियन ने कालखंड को विभाजित किया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमको इसमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसमें हमको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को शुरू करने से पहले मैं इसलिए इस सब चीज़ों को कर रहा हूँ क्योंकि एक ये बेसिक्स होते हैं और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि एक माइंड मैप बन जाए कि हम किस तरीके से डेवलप होते गए हैं, एक माइंड मैप बने। माइंड मैप बनना बहुत ही ज़रूरी है। और अदरवाइज़ आप फैक्ट्स को याद करते जाएंगे, फैक्ट्स को याद करते रहेंगे और फैक्ट्स कभी याद होंगे नहीं। फैक्ट्स को आप याद करते रहेंगे, भूलते रहेंगे, याद करते रहेंगे, भूलते रहेंगे। लाख कोशिश आप कर लें, यहाँ चिपका लें, वहाँ चिपका लें, लेकिन वो आप भूलते रहेंगे। लेकिन अगर आप इतिहास को एक स्टोरी की तरह से, एक स्टोरी की तरह से कैसे कैसे इंसिडेंट्स चेंज होते जाएंगे उसको अगर आप पढ़ते हैं तो कभी भी आपको फैक्ट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन है, ABCD जो भी ऑप्शन है, उसको आप अपने जो तार्किकता के आधार पर आप सॉल्व कर देंगे। क्योंकि उसमें क्वेश्चन में जैसे ही आप 4 ऑप्शन देखेंगे आपको सारी कहानी आपको याद रहेगी। अरे ये चीज़ तो पहले हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके बाद तो ये हुआ था, उसके बाद में ये हुआ था। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फैक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऑप्शन देख के ही बता दो कि ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इससे पहले ये घटना हो चुकी थी। और इतिहास की जितनी भी घटनाएँ हैं, इतिहास की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इवन अगर हम आज मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, आज हम 21st सेंचुरी में हैं तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन किससे जुड़ी हुई है। अगर हमारा टाउनशिप हम देख लें तो कई ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हमारे टाउनशिप में इंडस वैली सिविलाइजेशन से हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। आज हमारा फॉरेन रिलेशन है, आज हमारा फॉरेन रिलेशन है। फॉरेन रिलेशन तब से चला आ रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से। तो ऐसा नहीं कि इतिहास सिर्फ एक किताबों में दबी हुई चीज़ है। इतिहास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हमको अपने पास से पहचान कराती है, हमारी पास से पहचान कराती है और किस तरीके से हम सीक्वेंशली परिवर्तित होते गए हैं उसके बारे में बताती है। इसलिए कभी भी फैक्ट्स को याद करने में आप कभी ना जाएं, याद कभी न करने जाएं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ईयर वाइज की, इस 1920 में हुआ होगा, 1857 में हुआ था, 1930 में हुआ था, या इस तरीके से। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि आपने ये याद कर लिया कि हाँ चलिए ये 1921 में ये आंदोलन हुआ, 1929 में ये आंदोलन हुआ, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना 100 क्वेश्चन वहाँ एक साथ देखेंगे और वहीं पे आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन रहेगा, वहीं पे आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन रहेगा, वहीं पे आपका हिस्ट्री भी रहेगा, साथ में करंट अफेयर्स भी आ जाएगा और दिमाग लगेगा चकराने, और साथ में घड़ी की सुइयाँ भाग रही होंगी, घड़ी की सुइयाँ टिक 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 करके भाग रही होंगी। तो उस समय ये फैक्ट्स एकदम से दिमाग से स्लिप होते हैं। लेकिन अगर आपने पूरे प्रॉपर वे में एक
इनके बीच में जो सूत्र हैं उनको जोड़ जोड़ कर पढ़ाई की है, तो आपको कभी ये फैक्ट याद ही नहीं करने होंगे, क्योंकि आपके वो दिमाग में किसी कोने में बैठ चुके होंगे, आपके दिमाग के किसी कोने में वो बैठ चुकी होंगी, सारी कहानियाँ बैठ चुकी होंगी, और आप सिर्फ ऑप्शंस देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद अगर आप कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं, अगर आप कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये कहानियाँ ही लिखनी है अपने शब्दों में, किस तरीके से, जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप फैक्ट्स सिर्फ याद किए हुए हैं तो फैक्ट्स से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं, फैक्ट्स से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए फोकस किस पे आपको करना है? फोकस आपको करना है एक प्रॉपर वे में स्टडी का, जिसमें एक सीक्वेंशियल मैनर में आप आगे बढ़िए और एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। और इसको एक, अगर आपको एक सुविधा यहाँ पे मिल रही है कि सब कुछ आपको एक जगह पे सारे सब्जेक्ट्स मिलते जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट का आप नोट्स बनाते जाइए, कहीं से भी आप कंपेयर करिए, बहुत ही बेहतरीन नोट्स होंगे। तो इस तरीके से आप एक सीक्वेंशियल वे में बढ़िए आगे और अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो हिस्टोरियन क्या करते हैं, इस तरीके से कालखंड को विभाजित करते हैं। तो जहाँ पे हमको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे होते हैं, जहाँ पे हमको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलें और साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वो हमको हमारा चला जाता है, ये हमारा चला जाता है प्री हिस्टोरियन पीरियड में, मतलब प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है, ऐतिहासिक काल में। ओके। उसके बाद में अगर ऐसा हो रहा हो कि हमको मिले तो दोनों, चाहे साहित्यिक साक्ष्य हों चाहे पुरातात्विक साक्ष्य हों, दोनों मिलें, पर दोनों में से किसी एक के बारे में क्लियर पता ना लगाया जा सके, जैसे साहित्यिक साक्ष्य पूरी तरह से पढ़े ना जा सकें या पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में ज़्यादा जानकारी न प्राप्त हो सके। एक तो ये कंडीशन हो, या दूसरी कंडीशन ऐसी हो जाए कि इनके द्वारा पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो साहित्यिक साक्ष्य को, और साहित्यिक साक्ष्य जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य को, ये एक दूसरे को प्रमाणित ना कर रहे हों, ये एक दूसरे के पूरक ना हो। तो हम इसको डाल देते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। और थर्ड जो हमारा आता है वो है जिसमें हमें दोनों साक्ष्य मिल रहे होते हैं, हमको दोनों साक्ष्य मिल रहे होते हैं और एक दूसरे को ये प्रमाणित भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। तो उसको हम साहित्य जो मानते हैं वो हम ऐतिहासिक काल से मानते हैं, हिस्टोरियन पीरियड। तो इस तरीके से कालखंड का विभाजन किया गया है इतिहासकारों द्वारा। और अगर हम इस ऐतिहासिक काल की हम शुरुआत मानते हैं तो हम इसको 600 BC से मानते हैं, ठीक है। तो एक और जैसे जो टर्म आता है ईसवी और ईसा पूर्व, इस तरीके के टर्म्स आते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, ये जैसे इंग्लिश कैलेंडर जो फॉलो होता है, वहाँ पे जब ईसा मसीह का जब से जन्म हुआ है उसके बाद का जो समय है वो ईस्वी में आता है, और उनके जन्म से पहले का समय जो आता है वो ईसा पूर्व में आता है। तो इस तरीके से चलता है। अब हम आ जाते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोर्स के बारे में, ठीक है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि जिससे हमको पता चले कि हम जिस सिविलाइजेशन के बारे में, जिस संस्कृति वगैरह के बारे में, जिस कालखंड के बारे में बात कर रहे हैं वो किस टाइम पीरियड में जाएगा, वो प्रागैतिहासिक काल में जाएगा कि आद्य ऐतिहासिक में जाएगा कि हिस्टोरियन पीरियड में जाएगा, वो सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इसके लिए जानना ज़रूरी था ये। तो अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोर्स के बारे में। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है वो मेनली हमको पता चलता है पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा। किसके द्वारा चलता है? पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा हमें पता चलता है, ठीक है। इन्हीं से हमको पता चलता है। और जितने भी स्थानों के उत्खनन वगैरह जब कराए जाते हैं तो कुछ बर्तन वगैरह मिलते हैं, कुछ सिक्के मिलते हैं, कुछ सील मिलती है, कुछ इस तरीके की चीज़ें, कुछ मोनूमेंट्स मिलते हैं। इन सभी के आधार पर, पुरातात्विक आधार पर उनकी कार्बन डेटिंग की जाती है और कार्बन डेटिंग के आधार पर फिर पता लगाया जाता है कि किस आधार पर किस कालखंड के रहे होंगे। तो इन्हीं के द्वारा ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो ज़्यादा हमको जानकारी मिलती है वो इसके आधार पर ही मिलती है, पुरातात्विक के आधार पर। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, साहित्यिक स्रोत की, तो आप बताइए कि क्या साहित्यिक स्रोत यहाँ पे उपलब्ध हैं? आपने कभी सुना है साहित्यिक स्रोत के बारे में कि हाँ इस किसी वेद के बारे में आपने कभी सुना हो या किसी कहानी के बारे में सुना हो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे रचे गए हों? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा आपने।
तो अगर आपने नहीं सुना है तो क्या यहाँ के लोग शायद थे ही नहीं, यहाँ के लोग लिखना उखना जानते ही नहीं थे, लिखित जानकारी यहाँ से कुछ उपलब्ध ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है, लिखित जानकारी तो उपलब्ध है, लिखित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन ये भाई साहब लोग ऐसा लिखते थे कि आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। ये लोग ऐसा लिखते थे कि कोई पढ़ ही नहीं पाया है। आजकल जैसे टेक्नोलॉजिकल युग में कोडिंग डिकोडिंग का ज़माना है, कोडिंग डिकोडिंग का ज़माना है, तो इनका यही समझ लीजिए, इनके कोड को आज तक कोई डिकोड ही नहीं कर पाया है, इनके कोड को आज तक कोई डिकोड ही नहीं कर पाया है। ये यही समझे और ऐसा ये समझे कि इनके जाने के बाद आज तक लोग लगे हुए हैं कि समझ ले समझ नहीं पा रहा है कोई। तो अगर ऐसा क्या इन्होंने कर दिया है, तो इसमें इन्होंने किया क्या है, मान लीजिए अगर हम आज के अल्फ़ाबेट के हिसाब से करते हैं तो इन्होंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, बना दिया एक फिगर। ई लिखा, एफ लिखा, जी लिखा, एच लिखा, बना दिया एक फिगर। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या किया, कुछ शब्द लिखे हैं, फिर कुछ चित्र बना दिए हैं। अब समझते रहिए भैया इसका क्या मतलब है। ना शब्द समझ में आ रहे हैं, शब्द के बाद में चित्र क्या है ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। और इस तरीके से इन्होंने भाव चित्रात्मक लिपि में लिखा हुआ है, भाव चित्रात्मक लिखा हुआ है। समझ में आया? भाव चित्रात्मक लिपि है इनकी। तो अब इस कारण से ये पढ़े ही नहीं जा रहे हैं। चलिए, एक तो ये तो था ही था। अब मान लीजिए हमारे समय में क्या होता है, आप हिंदी लिखते हैं, इतिहास लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं? इतिहास लिख रहे हैं तो इधर से जा रहे हैं भाई, किधर से जा रहे हैं? इधर से लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं आप। और यही कोई उर्दू लिख रहा होता है तो क्या आता है, राइट से लेफ़्ट आता है। तो एटलीस्ट एक क्लियर डिफरेंस तो है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट का। और ये भाई साहब लोग क्या किए थे, ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ कर लिए थे, ये कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं। पढ़ो, अब करो, डिकोड करते रहो। तो इस कारण से भी क्या है कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ये इनका लिखावट भी कॉम्बिनेशन है, जो क्या कह सकते हैं, जो हमारी ब्राह्मी लिपि है और जो फारसी लिपि है उसका कॉम्बिनेशन है इनका। तो इन सब चीज़ों के कारण में क्या कह सकते हैं, इनकी जो पिक्टोग्राफिक इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और इनका जो इस तरीके से लिखावट है, इन सब के कारण इनके जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, जो लिखे हुए साक्ष्य हैं, वो पढ़े ही नहीं जा सके हैं आज तक। साहित्यिक साक्ष्य आज तक पढ़े ही नहीं जा सके हैं, पढ़े ही नहीं जा सके हैं। और अब आप एक चीज़ बताइए, अभी हमने क्या देखा था अपने पिछले स्लाइड में? हमने अपने पिछले स्लाइड में क्या देखा था? हमने अपने पिछले स्लाइड में देखा कि या तो दोनों उपलब्ध हों, चाहे पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों उपलब्ध हों, लेकिन अगर उनमें से कोई एक पढ़ा ना जा सका हो, कोई किसी एक बारे में जानकारी उपलब्ध ना हो पा रही हो, तो वो किस पीरियड खंड में जाता था? आद्य ऐतिहासिक में। तो इस हिसाब से किस पीरियड खंड में जाएगा ये? अगर हम इसके हिसाब से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता किस में जाएगी? इसी में तो जाएगी, क्योंकि हमको क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य जो हमारे हैं, जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो तो हमें उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे कौन से साक्ष्य हैं, जो हमारे साहित्यिक साक्ष्य हैं, वो पढ़े नहीं जा सके हैं। जो हमारे साहित्यिक साक्ष्य हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं। ओके, तो अब जो साहित्यिक साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके हैं और इनकी जो लिखावट है, एक तरह से गोमुद्रिका लिपि जिसको कहते हैं, बाएं दाएं दाएं बाएं सब कॉम्बिनेशन कर दिया है। ठीक है, तो इस कारण से और पूरा भावचित्रात्मक होने से ये पढ़े नहीं जा सके हैं। और इस कारण से इनको जो टाइम पीरियड लगता है वो आद्य ऐतिहासिक लगता है। तो सोर्स के बारे में अगर बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें मूल जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत कह लीजिए, इनसे पता चलता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध तो हैं, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं पर पढ़े नहीं जा सके हैं, भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक है और गोमुद्रिका लिपि।
ठीक है, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में थर्ड चीज़ किस टाइम पीरियड में जाता है? आद्य ऐतिहासिक में, आद्य ऐतिहासिक में। तो इतने देर का जो हमने अभी प्रवचन किया उसका जो सार है वो यही है। इतनी देर के प्रवचन का सार यही 3 पॉइंट है। ठीक है, और आपको जो याद रखना है यही सार याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कहानी की तरह से। अब और आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, अब आपको सोर्स तो पता चल गया भैया, लेकिन इस सोर्स के आधार पे कैसे पता चला? अब हम उस पे आते हैं, इसकी खोज के बारे में। किसके बारे में? खोज के बारे में आ जाते हैं। तो कुछ नाम बड़े महत्वपूर्ण से हैं इसकी खोज के संबंध में। एक हैं चार्ल्स मेसन साहब। कौन है? चार्ल्स मेसन साहब। ठीक है, ये समझ लीजिए घर के दादा हो गए। घर के दादा के बाद आते हैं पापा। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम आ गए। और अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद में फिर आ गए आप होशियार ज़्यादा हैं। जैसे जैसे पीढ़ी बदलती गई होशियारी बढ़ती गई। ठीक है, लेकिन हैं तो जीन सब इन्हीं के, तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट एक नाम है इसके खोज के संबंध में। आप तीनों नाम हो गए। अब कैसे कैसे इम्पॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले दादाजी की तरफ चलते हैं। दादाजी की तरफ चलते हैं मतलब चार्ल्स मेसन की तरफ चलते हैं। चार्ल्स मेसन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो एक ये क्या कह सकते हैं, ये आर्कियोलॉजी के स्कॉलर थे। आर्कियोलॉजी के स्कॉलर हुआ करते थे ये, स्कॉलर हुआ करते थे ये, और आए हुए थे भारत में आए हुए थे ये। अब भारत किस समय की बात कर रहे हैं हम? 1800 के समय, अंग्रेज़ों के समय की बात कर रहे हैं। और उस समय के भारत में क्या क्या था? अफ़गानिस्तान भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, और पाकिस्तान भी भारत था, और भारत तो भारत था ही, हिंदुस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आए हुए थे, और उस समय ये थे कहाँ पे? रावी नदी के तट पर, लाहौर की तरफ थे। रावी नदी के तट पर रात में इनका एक कैंप लगा हुआ था। तो वहीं पे इनको कुछ जैसे कि प्राचीन इतिहास के अवशेष इनको दिखे, कुछ अवशेष इनको दिखे, कुछ बर्तन वर्तन टाइप के इस तरह की चीज़ें नदी में प्रवाहित होती हुई समझ लीजिए इनको दिख गई। तो थे तो ये पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने अनुमान लगा लिया कि भैया यहाँ पे हो सकता है कि ये इस टाइम पीरियड का तो नहीं है तो ये पुराना, मतलब कुछ अगर यहाँ पे प्राचीन काल का ज़रूर रहा है, हिस्टोरियन पीरियड का इन्होंने, मतलब पहले का कुछ न कुछ ज़रूर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने अनुमान लगा लिया। अब इससे पहले कि कुछ सोच पाते, इनके साथ वाले आ गए, कहे कहाँ घूम रहे हो भैया, चलो सो जाओ। तो ये चले गए सोने, और इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, सिर्फ अनुमान लगाया कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ होगा, और उसके बाद में ये चले गए। और इन्होंने अपनी एक डायरी वगैरह बना ली। ठीक है, इन्होंने एक अपनी डायरी वगैरह में इस इंसिडेंट को कहीं मेंशन कर दिया, चले गए। इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। समय बीतता गया, और ये टाइम पीरियड था 1826 का। कितना था? 1826 का। उसके बाद में क्या कहते हैं, समय आया पिताजी का। किसका? अलेक्जेंडर कनिंघम का। ये मत समझ लीजिएगा कि एक ही रिश्ते में ये लोग थे, ये एक एग्जाम्पल की तरह से बताया जा रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम का। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम का एग्जाम्पल है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है।
ये इनको अगर हम कहें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनके नाम से एक अलग ही से क्वेश्चन भी बन जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, फादर कौन है भारतीय पुरातत्व विभाग का, तो यही हैं, ये यही हैं। इन्होंने 1861 में 1861 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। ठीक है, ये एक अलग अपने आप में ही एक अलग क्वेश्चन है। ओके, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कह सकते हैं इनको, फादर ऑफ इंडियन, पिताजी तो हैं ही है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक, अब ठीक है, चलिए अब इनको क्या हुआ, समझ लीजिए कि इनको पता चल गया, पिताजी जो दादाजी थे, मतलब इनके पिताजी थे, इन्होंने वसीयत बना दी थी अपनी। वसीयत किस रूप में बना दी थी? डायरी के रूप में, डायरी रूप में बना दी थी वसीयत, और उसमें लिख दिया था कि भैया कनिंघम तुमको हम दे रहे हैं रावी नदी के पास में, रावी नदी के पास में एक प्राचीन टाइम का बहुत बड़ा खजाना है, वो तुमको हम दे रहे हैं। इन्होंने पता चल गया भाई चलिए हमको वसीयत मिल गई, हमको वसीयत मिल गई। तो इन्होंने क्या किया, जब इनको पता चला कि हाँ भाई इस तरीके की बात है रावी नदी के तट पर, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ उत्खनन वगैरह, खोज वगैरह करवाया, इन्होंने कुछ खोज वगैरह करवाया, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। इनको लगा कि अरे पिताजी ऐसे ही थे, कुछ दिया हुआ नहीं, हमको बेवकूफ़ बना के निकल लिए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने लेकिन प्रयास नहीं किया, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया, और सर्वे भले कराया लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ निष्कर्ष पे ये नहीं पहुंच पाए, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। चलिए ठीक है, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, आगे बढ़ते हैं। दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, बेटे साहब आ गए, जॉन मार्शल साहब बड़े तेज थे, बहुत तेज थे। जब जॉन मार्शल साहब आए तो इन्होंने क्या किया, ये उस समय कह सकते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के सचिव वगैरह हुआ करते थे। इन्होंने कुछ अपने चेलों को लिया, इन्होंने अपने कुछ चेलों के लिया, और ये बोले कि जो काम दादा पापा नहीं कर पाए हम करके दिखाएंगे, चलते हैं, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। तो इन्होंने 1921 में अपना एक चेला लिया। किसको लिया? वो चेला दयाराम साहनी है। भैया चेला लिख मत दीजिएगा आप लोग, बस याद रखने के लिए है, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी 1921 में, ठीक है, इन्होंने कराया उत्खनन इनकी सहायता से। कहाँ पे कराया? रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान पर, हड़प्पा नामक स्थान पर। ओके, हड़प्पा नामक स्थान पर, हड़प्पा नामक स्थान पर इन्होंने उत्खनन कराया। तो जब उन्होंने उत्खनन कराया तब इनको पता चला, तब इन्हें पता चला कि इनको यहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं, ये अवशेष इनको यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और इनको अवशेष मिले हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया मार्शल साहब का। कहे ठीक है, यहाँ पे अवशेष मिला तो हो सकता है और जगहों पे भी हो, चल दिए दूसरी जगह। उसके बाद इन्होंने दूसरे चेले को पकड़ा, इन्होंने अपने दूसरे चेले को पकड़ा, और इस बार इन्होंने किसको पकड़ा? राखालदास बनर्जी को, राखालदास बनर्जी को पकड़ा। ठीक है, राखालदास बनर्जी को इन्होंने पकड़ा, और इन्होंने मोहनजोदाड़ो नामक स्थान पे उत्खनन कराया, नामक स्थान पर उत्खनन कराया, और यहाँ से भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए, यहाँ से भी अवशेष प्राप्त हुए। उसके बाद जब देखा गया कि ये कहाँ सबसे पहले कराया था? हड़प्पा में, सबसे पहले हड़प्पा में कराया था, फिर उसके बाद में मोहनजोदाड़ो में कराया। दोनों अवशेषों का कंपेयर किया गया। जब कंपेयर किया गया तो भैया बहुत सिमिलरिटी मिली, बहुत ही सिमिलरिटी मिली। ठीक है, जब सिमिलरिटी मिली तब समझ में आ गया कि भैया एक जगह तो नहीं हो सकता ये, मतलब इतनी, अगर एक सिंधु नदी है, एक रावी नदी है, दोनों इतनी दूर दूर तक में अगर ये फैले हुए हैं तो इसका मतलब है कि और जगहों पे
भी मिले होंगे अवशेष, ऐसे कई सारे अवशेष होंगे। धीरे धीरे कई जगहों पे उत्खनन कार्य होते गए और कई स्थान मिले। और अगर हम आज तक की बात करें तो 4000 से ऊपर इस तरह के स्थान मिले हैं, जिसमें से माना जाता है कि 1028 के आसपास के जो स्थान है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के हैं। तब भाई अब हुआ कि भारत में मतलब पहले एक सभ्यता रही होगी, और ये ऐसी वैसी सभ्यता नहीं थी। जो अवशेष मिल रहे थे वो बहुत ही डेवलप्ड अवशेष मिल रहे थे, बहुत ही डेवलप अवशेष मिल रहे थे। अभी हम जब टाउन प्लानिंग वगैरह देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि भाई कितना डेवलप था। इवन अगर हम कहें कि आज के समय को अगर हम कंपेयर करते हैं उस समय के कंपेयर से, तो हमको लगेगा हम तो कुछ हैं ही नहीं, जिस तरह की सोच उस समय उनकी थी, जिस तरह का साइंटिफिक टेम्पर उनका था, अगर वो उस समय थे तो वैसे उनके साइंटिफिक टेम्पर थी, तो आज तो हमको बहुत आगे होना चाहिए था। उस तरह के लेवल की उनकी सोच थी। हम उस तरीके से जब आगे जाएंगे तो इस तरीके से इनको पता तो चला सबको। अब पता जब चल गया तब एक चीज़ और आप नोटिस करिए कि ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं, 1921 में, 1922 में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आधुनिक इतिहास में जब जाएंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा इसी समय भारत का फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रहा था, स्वतंत्रता संघर्ष भी चल रहा था। इसी समय क्या चल रहा था? फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। और ये अंग्रेज़ वगैरह जो थे ना बड़े चालू थे। इन्होंने जब से ये भारत में आए थे, भारतीयों को उल्लू बना रखा था कि तुम लोग को तो कुछ आता ही नहीं है, तुम लोग का पास्ट जो है बहुत बेकार है, तुम लोग पॉलिटिकली एकदम जीरो हो, कल्चरल एक्टिविटी तुम लोग की जीरो है, कल्चरल वैल्यूज़ तुम लोग की जीरो है, इस तरीके से। और हम ही सिविलाइज्ड हैं, इसीलिए हम आए हैं, हमारा वाइट मैन बर्डन है, हमको हमारे गॉड ने कहा है कि जाके पूरे विश्व को सिविलाइज करो। ये इन्होंने ये कह के ये भैया ये लोग आए थे, और शुरू से यही भारतीयों को इन्होंने यही करके धीरे धीरे करके पूरा कब्जा करते चले गए थे। और इस समय गांधी जी का आंदोलन भी चल रहा था, असहयोग आंदोलन। इसी समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। तो अब उसी समय अगर इतना पता चल जाए कि भारत में प्राचीन समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी उसी समय, तो इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा कि नहीं, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। अंग्रेज इसीलिए थोड़े से वो हुए, व्याकुल भी हुए, और क्या करते, धीरे धीरे पता तो चलना ही था। तो जितनी हम कह नहीं सकते कि जितनी जानकारी उस समय मिली होगी सारी की सारी इन्होंने दी होगी, ये तो आज भी डाउट है इस केस में फिर इसी कारण से। लेकिन जो बाद में क्या हुआ कि ब्रिटेन में एक नेवर नामक की एक पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया, इस खोज के बारे में। ठीक है, ब्रिटेन की नेवर नामक पत्रिका में इसका एक प्रकाशन किया गया, एक आलेख प्रकाशित हुआ पत्रिका में। और जब प्रकाशन हुआ और वैसे भी लोगों को धीरे धीरे पता चला कि भारतीयों को जब पता चला कि उनका पूरा पास्ट में एक ऐसी सिविलाइजेशन रही जो इतनी डेवलप्ड थी, और अंग्रेज आज तक इस तरह से उल्लू उन्हें बनाते रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस किसका बढ़ा? कॉन्फिडेंस इन भारतीयों का बढ़ गया, एक आत्मसम्मान की भावना आई, और उसका इम्पैक्ट इस पर भी पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज का असर धीरे धीरे हमारे स्वतंत्रता संघर्ष पर भी पड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका खोज वगैरह हो गया। अब चलते हैं और थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो जब खोज होने लगी तब धीरे धीरे कई स्थानों की बात चली, कई स्थानों पर बात हुई, और फिर बात आई कि चलो ठीक है, स्थान प्राप्त हो गए। अब चलिए ठीक है, हो गया स्थान प्राप्त। अब क्वेश्चन आया कि इस सभ्यता को नाम क्या दिया जाए, क्या इसका नाम रखा जाए। तो ये जो नामकरण है, इस सभ्यता का नाम क्या रखा जाए? नामकरण, भौगोलिक विस्तार किस तरीके से था। ठीक है, भौगोलिक विस्तार के विषय में, और साथ ही इसके नगर नियोजन के विषय में
हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अभी आज इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको ये पार्ट बहुत ही पसंद आया होगा और आप इसको ऐसे लाइक करते रहिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और उसके लिए आपको इसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उतने लोगों को इस चैनल से आप जोड़ते रहिए। थैंक यू।